नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डेली टेस्ट सीरीज के तहत टेस्ट सीरीज नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका इम्तिहान पब्लिकेशन का है और यह 71st बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यह इम्तिहान का जो टेस्ट सीरीज है यह स्पेशली डिज़ाइन है प्रीलिम टेस्ट सीरीज के लिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपका 69th और 70th बीपीएससी के पैटर्न पर यह सभी प्रश्न होंगे। तो यह डेली टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 3 हमारा ये आपका स्टार्ट होता है। तो इसके स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 को हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ बीपीएससी 71 टेस्ट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका आ चुका है कि सितंबर के 10 तारीख में होने वाली है, सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेली टेस्ट नंबर 3 का आपका पहला प्रश्न क्या है डेली टेस्ट का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो पहला कथन है आपका स्टेटमेंट कि गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। दूसरा स्टेटमेंट है गुप्त वंश का आरंभिक राज्य जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है, इसका आरंभिक राज्य जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था। और तीसरा है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया। ये भी आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो जो सही कथन है वो है 1 है, 2 है और 3 है, ये तीनों हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला प्रश्न का। दूसरा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बताना है। चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है प्रयाग प्रशस्ति जो है प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में जो इसके बारे में बताया हुआ है यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त या उत्तरी भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। समुद्र ने अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात उसमें अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट जो आपका स्टेटमेंट है कि समुद्रगुप्त जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स है दोस्तों। महाराजा धीराज को उपाधि जो है इसने समुद्रगुप्त ने नहीं ने पर चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि धारण किया था। सो ये इसका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत कथन है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो उसका नाम है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 का एक करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि सही मिलान करें। तो सही मिलान करना है आपका, यह है आपका कि देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है यह किनका लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है विशाख दत्त का। तो विशाख दत्त एक का ए इसका होगा। दूसरा है आपका कि मृच्छकटिकम, यह जो है आपका शूद्रक का लिखा हुआ है, ये आपका बी का 2 हो जाएगा। और चारुदत्तम जो है भास का लिखा हुआ है, सी का 3 हो जाएगा। और विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास का लिखा हुआ है, यानी डी का 4। तो 1 2 3 4 जिस प्रकार से आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर ए में यह दिया हुआ है ABCD 1 2 3 4। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो सही मिलान है। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गुप्त काल से नहीं है। तो गुप्त काल से किनका संबंध नहीं है। तो आपका इसमें जो है वराह मिहिर का जो है संबंध गुप्त काल से है, आर्यभट्ट का भी संबंध गुप्त काल से है, और वाग्यभट्ट का भी संबंध गुप्त काल से है, लेकिन जो चरक का संबंध जो है गुप्त काल से नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका चरक करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष द्वारा नहीं की गई है। तो हर्ष के द्वारा जो नहीं की गई है उस रचना का नाम है हर्षचरित। जो हर्षचरित जो है इसकी रचना हर्ष के द्वारा नहीं किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हर्षचरित की जो रचना किए हैं ये जान लीजिए, इसकी रचना जो है कौन किए हैं, वो किए हैं बाणभट्ट ने इसका रचना किया है हर्षचरित का रचना।
और जो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जो है ये तीनों जो है हर्ष के द्वारा की गई रचना का नाम है। 7वां नंबर का प्रश्न है कि गुप्त काल में नहीं जोते जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो नहीं जोते जाने वाली भूमि को जो है गुप्त काल में खील कहा जाता था। तो खील यानी ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि हेन सॉन्ग को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है। तो हेन सॉन्ग को जो है आपको यात्रियों के राजकुमार के उपनाम से जाना जाता है, नीति का पंडित के उपनाम से जाना जाता है, शाक्य मान्य के उपनाम से जाना जाता है, यानी उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इन तीनों नामों से हेन सॉन्ग को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है आपका कि शुंग जो है उसके राजधानी, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यह सही है। सातवाहन का जो है राजधानी प्रतिष्ठान था, ये भी सही है। कादम्ब का जो है राजधानी वनवासी था, ये भी सही है। और चंदेल का जो है राजधानी वो महोबा था, ये भी सही है। यानी कि जो सही सुमेलित है 1, 2, 3 और 4 चारों सही सुमेलित हैं। सो ऑप्शन नंबर डी में ये चारों आपका दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। 9वां के बाद 10वां नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका पुस्तक का नाम जो सूची 1 में दिया है, और सूची 2 में दूसरी तरफ दिया हुआ है लेखक का नाम। तो चलिए आपका क्या है, तुल्लक्कम पीएम का जो है इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर जो है तुल्लक्कम पीएमर है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक का एक सही होगा। दूसरा है शिल्पादिकारम के जो लेखक हैं वो है इलांगो आडिगल, इसके आपका बी का 2 हो जाएगा। मणि मेकलई के जो हैं राइटर हैं वो हैं शीतलय सतनार हैं, यानी सी का 3 हो जाएगा। और लास्ट जो है आपका जीवक चिंतामणि, इसके जो राइटर हैं वो तिरुत कवदेवर हैं। सो आपका डी का 4 हो जाएगा। सो ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 10वां नंबर के प्रश्न का। 11 है कि संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर किन 3 राजवंशों का शासन था। तो संगम युग के दौरान जो है 3 राजवंश का जो शासन था वो था चेर, चोल और पांड्या, इन तीनों का शासन था संगम युग के दौरान। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। 12 नंबर है कि चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किससे मिलती है। तो चोल वंश के बारे में जानकारी जो है सर्वप्रथम जो है पाणिनि के अष्टाध्याय से मिलता है। तो पाणिनि का अष्टाध्याय यानी ऑप्शन नंबर डी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। तो उरैयूर जब फेमस था वो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। किस एज में, संगम एज में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का प्रश्न का। 14 नंबर है वेननी के युद्ध में चेर और पांडव वंश की संयुक्त सेना को किस चोल शासक ने पराजित किया था। तो इन दोनों के जो संयुक्त सेना थे, चेर और पांडव सेना के संयुक्त सेना को, तो उसे पराजित किया था कारिकल शासक ने। किस चोल शासक ने? कारिकल ने। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने वेननी के युद्ध में पराजित किया चेर और पांडव वंश के संयुक्त सेना को। 15 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से वह पहला अभिलेखीय साक्ष्य जिसमें ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि अनुदान में दी गई। तो वो साक्ष्य का नाम है आपका नानाघाट का अभिलेख। इसमें साक्ष्य में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण तथा बौद्धों को भूमि अनुदान में दिया गया था। सो नानाघाट अभिलेख 15 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका वो बताना है। तो गुजराती कवि सोढुढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से विभूषित किया था, यह स्टेटमेंट ट्रू है। धर्मपाल ने अपनी महानता के अनुरूप परमेश्वर, परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी, ग्रहण किया था, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इन चारों में बताना है। तो पहला है कि राष्ट्रकूटों ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह अपनाया था, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये तो आपका होगा नहीं। अरबी लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो मुखमंडल को ढकती नहीं थी,
तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सो आपका बी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तीसरा नंबर है कि राष्ट्रकूट राजाओं में ध्रुव तथा गोविंद चतुर्थ ने अपने अंग्रेजों को अपदस्थ किया था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर सी भी जो है गलत कथन नहीं होगा। लास्ट कथन है आपका स्टेटमेंट कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने करवाया था। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है आपका ये फॉल्स है, क्योंकि जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। इसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सो ऑप्शन डी 17 का करेक्ट आंसर है। 18 नंबर का प्रश्न है कि किस चोल शासक ने वेल्लूर जो कि 1915 ईस्वी में पांड्य तथा श्रीलंका के संयुक्त चुनाव को पराजित किया था। तो उस चोल शासक का नाम है दोस्तों परातंक प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए 18 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, इन चारों में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय क्षेत्रों पर अरबों का जो प्रथम सफल आक्रमण हुआ वो 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध क्षेत्र पर स्थल मार्ग से हुआ था। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट जब आपका पहला ही ट्रू है तो ऑप्शन नंबर ए इसका 19 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि कौन सा कथन फॉल्स है वो आपको बताना है। तो पहला आपका स्टेटमेंट है चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता जो है स्थानीय स्वशासन थी। तो यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर जो है मेरूर अभिलेखों से स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ना ही एक आपका कथन गलत है, ना ही दो आपका कथन गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए डी आपका राइट आंसर है, ना तो एक ही होगा ना ही दो होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि चोलकालीन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फिर बताइए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताना है। तो मंदिर और ग्राम महासभाएं जो है शिक्षा की व्यवस्था करती थी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये तो आपका होगा नहीं। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। सी नंबर है कि मंदिरों के साथ संबंध जो है विद्यालय वाटिका कहलाते थे, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो लास्ट आपका जो ऑप्शन बचा कि शिक्षा का माध्यम जो है स्थानीय भाषा संस्कृत न होकर तमिल थी, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था। तो भारत में जो सबसे फर्स्ट टाइम जजिया कर लगाया था वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था। तो हुनों को जो पराजित किए थे वो थे स्कंदगुप्त। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसने जो है हुनों को पराजित किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने ईसा पूर्व दूसरी शती में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। तो उन शासक का नाम है एलोरा। किस शासक ने एलारा, जो आपका चोल शासक था एलारा, इसने जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया और 50 वर्षों तक वहाँ शासन किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है 24 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एलारा। 25 नंबर का प्रश्न देखिए कौन सा है। 25 नंबर है निम्नलिखित में से किस शासक ने उरैयूर से पुहार को चोल राज की राजधानी बनाया। कहाँ से? उरैयूर से पुहार को। तो उस चोल शासक का नाम है आपका करिकाल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए उसके पास एक दूत मंडल भेजा था। किस गुप्त शासक से? उस गुप्त शासक का नाम है समुद्रगुप्त। सो ऑप्शन नंबर ए 26 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसने जो है आपका बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए उसके पास दूत मंडल भेजा था। पांड्य राज की तटीय राजधानी था। तो पांड्य राज का जो तटीय राजधानी था वो था आपका कोरकाई। तो कोरकाई ऑप्शन नंबर बी इसका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है कि संगमकालीन राज्यों के संदर्भ में सही मिलान कौन सा है। तो चेर की समुद्री राजधानी जो है मुजरिस थी, ये आपका सही मिलान है। पांड्य राजा का प्रथम शासक जो है नेडियोन था, ये भी आपका सही मिलान है।
और चोला राजकीय जो चिन्ह थी वो मछली, ये आपका सही मिलान नहीं है, मछली नहीं था, यह था बाघ था राजकीय चिन्ह। सो आपका सी जो है आपका 3 जो है आपका गलत हो जाएगा। सो केवल 1 और 2 जो है आपका सही मिलान है संगमकालीन राज्यों के संदर्भ में। सो 28 का आपका ए राइट आंसर है, केवल 1 और 2। 29 नंबर है, गुप्त काल में प्राप्त जो है युद्ध से प्राप्त हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो उस अधिकारी का नाम है आपका युक्त पुरुष। यह जो है युद्ध से प्राप्त तथा हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी होता था युक्त पुरुष। 30 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त काल में विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर कौन था? उस कर को कहा जाता है भूतावाद प्रत्यात, जो कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर था। सो ऑप्शन नंबर डी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न देखिए कि गुप्त काल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपको बताना है। तो चारों वर्णों का आधार जो है गुण और कर्म ना होकर जन्म था, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। गुप्त काल में वर्ण परिवर्तन करने की अनुमति नहीं थी, जी नहीं, आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, अनुमति थी। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा जो है मौजूद था, ये भी आपका फॉल्स है। ये तीनों प्रथा जो है आपका मौजूद नहीं था समाज में गुप्त काल के समय। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेखनीय परिमाण जो है एरन अभिलेख में मिलता है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 4 जो है सत्य कथन है। सो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए किस गुप्त शासक ने अपनी राजधानी को जो है अयोध्या स्थानांतरित कौन किया था? तो बताइए दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है अपना जो राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित कर दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर है कि वह कौन सा प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया था? तो वो प्रथम गुप्त शासक का नाम है आपका, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका भी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी ही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम जिसने जो है स्वर्ण सिक्का जारी किया था। 34 नंबर है कि फाहियान कहाँ रहकर संस्कृत भाषा जो है सीखा था? तो संस्कृत भाषा जो है फाहियान वो पाटलिपुत्रा यानी कि अभी जो आधुनिक में जिसका पटना नाम है वहाँ रहकर जो है संस्कृत भाषा जो है फाहियान सीखा था। सो ऑप्शन नंबर ए 34 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था? तो परम भागवत का जो उपाधि धारण किया था उस गुप्त शासक का नाम है समुद्रगुप्त। सो समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में कौन एक जादूगर था? तो जो 9 रत्न था उसमें एक जो जादूगर था उसका नाम था वेताल भट्ट, जो कि जादूगर था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 36 का, जो कि चंद्रगुप्त के 9 रत्न में शामिल था। 37 नंबर है कि गुप्त काल में कलिंग किस पशु के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो कलिंग जो था वो भेड़ के निर्यात के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था गुप्त काल में कलिंग। सो ऑप्शन नंबर सी 37 का, सॉरी दोस्तों भेड़ नहीं होगा, भेड़ नहीं, हाथी के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था कलिंग, हाथी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 37 का जो है बी हाथी के निर्यात के लिए। और 38 का जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया? राजवंश का जो स्थापना हुआ था उसे किसने स्थापना किया? तो विंध्य शक्ति ने। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 38 का। 39 है कि वाकाटक वंश का वो एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण भी किया था। वाकाटक वंश का एकमात्र शासक, उसका नाम है दोस्तों आपका 38 नंबर के प्रश्न के बाद 39 नंबर का, वो है आपका प्रवरसेन प्रथम। सो ऑप्शन नंबर बी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है कि ऐहोल लेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल प्रशस्ति यानी ऐहोल लेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से है। सो ऑप्शन नंबर ए 40 का करेक्ट आंसर है। 41 नंबर है आपका कि हेन सॉन्ग के अनुसार किसने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था? तो हेंग सॉन्ग के अनुसार जो है शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था। सो ऑप्शन नंबर ए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 है कि हर्ष काल के समय जो है चाट भाट का संबंध किससे था? तो
तो हर्ष काल के समय चाट भाट का जो संबंध था 42 का, वो था पुलिस कर्मचारी से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 है आपका, हर्ष किसके प्रभाव में आकर बौद्धानुयायी हो गया था, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। वो हो गया था हर्ष दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर। तो दिवाकर मित्र, ऑप्शन नंबर सी 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है आपका कि ह्वेनसांग के हर्ष की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। तो ह्वेनसांग के जो हर्ष से मुलाकात हुआ था पहला, वो हुआ था कजंगल, जो कि बंगाल में है कजंगल। सो ऑप्शन नंबर ए 44 का राइट आंसर हो जाएगा। 45 है कि कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत किसने किया था। तो कन्नौज का जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, इसका शुरुआत वत्सराज ने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 46 है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला पहला राष्ट्रकूट शासक कौन था। तो पहला राष्ट्रकूट शासक का नाम है ध्रुव, जो कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था, प्रथम राष्ट्रकूट शासक। सो ऑप्शन नंबर बी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि गुप्त काल में बेंजाटाइन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली दो अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन था। बेंजाटाइन साम्राज्य को जो निर्यात होता था वो था आपका रेशम और मसाले, जो कि गुप्त काल में यह निर्यात होता था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 48 है कि गुप्त काल में सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गुप्त काल में वो आर्यभट्ट ने किए थे। तो आर्यभट्ट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग सभी जानते हैं शून्य का खोज जो आर्यभट्ट किए थे। 49वां नंबर का प्रश्न देखिए, सेट नंबर 3 का डेली टेस्ट का। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। तो गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो था आपका हाथी था। तो हाथी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डेली टेस्ट सीरीज नंबर 3 का आपका लास्टवां 50वां प्रश्न क्या है कि राजपूत काल पहला शासक जिसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी किया था। तो राजपूत काल का पहला शासक, उसका नाम है आपका गंगोयदेव यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपका डेली टेस्ट का सेट नंबर 3 समाप्त हुआ। अगर आपको इस सेट का जो है PDF चाहिए और आंसर भी विस्तार में चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आपको ये पूरा क्वेश्चन का PDF के साथ साथ देखिए आपका जो है व्याख्या सहित आपका आंसर भी दिया होगा, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको समझने के लिए आप सारे आंसर को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 लेकर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।